एवरीवन, वेलकम बैक टू मैटलब सक्सेस। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी कैसे परफेक्टली काम करती है? ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस अकर करती है वो सारी की सारी सेल के अंदर ही होती है या सेल की वजह से ही होती है, चाहे वो ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन। इसीलिए सेल को कहा जाता है द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझे बिना हम बायोलॉजी, एनेट, फिजियोपैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी इन सबको समझना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे डिस्कवरी, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सेल के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, सबके सब सेल से ही बने हुए होते हैं। जैसे देखो, हमारी ये एक सेल है, ये टुगेदर मिक्स होकर एक टिश्यू बनाएगी और फिर टिश्यूज साथ में मिक्स होकर एक ऑर्गन बनाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर पूरा के पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस ऑर्गन सिस्टम की बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट तो सेल हुई, तो सेल से ही ये सब बना है। और फिर उसके बाद सेल परफॉर्म करती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में, लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। और हमारी जो सेल होती है ना, वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो सेल पहले से है उसी से ही दूसरी सेल बनती है। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। इसे किस तरह से खोजा गया था? इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया था। तो फिर इसे मैं ना थ्योरी में समझाने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो अपनी आँखों को बंद करो और सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। तो सोचो, एक समय की बात है, 1665 का इंग्लैंड। एक साइंटिस्ट अपने रूम में बैठा है, टेबल पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप रखा है। उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक वेला बैठा था उस समय, तो उसको क्यूरियोसिटी हुई। तो उसने क्या किया कि पेड़ की छाल, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, उसका एक पतला सा स्लाइस लिया और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। और जब उसने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो हैरान रह गया। उसने उसमें देखा कि कॉर्क एक सॉलिड चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसे। ये कंपार्टमेंट्स बिल्कुल मॉन्क्स के कमरे सेल्स जैसे लग रहे हैं। मतलब ऐसे ऊपर से देखा उसने तो उसे ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे कमरे टाइप दिखे। और जो वो छोटे स्ट्रक्चर्स थे ना, उसी वजह से रॉबर्ट हुक ने उन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया सेल। सेल्यूला ना लैटिन में एक छोटे कमरे को बोला जाता है, इसीलिए उसने इनको नाम दिया है सेल्स। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो लिविंग नहीं थे, वो डेड कॉर्क सेल्स की वॉल्स थी। तो देखो, यहाँ पर भी यही लिखा है कि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा। स्टोरी से आपको समझ आया कि डेड कॉर्क की सेल देखी, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने क्या दिया? सेल नाम दिया है उन कंपार्टमेंट्स को। कौन से ईयर में? 1665 में। और क्या ऑब्जर्व किया था उसने? कॉर्क को। तो ये आपको सिंपलर वे में समझ आ गया होगा। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब समय का पहिया चला, 1674 आ गया। और अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो चीज़ें अपडेट होती है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप भी अपडेट हो गया धीरे धीरे। तो अब हमारे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक। अब उन्होंने अपने
अपडेटेड पावरफुल माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर, ब्लड और बैक्टीरिया को देखा तो लेeuwenhoek ने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने इन्हें नाम दिया एनिमलक्यूल्स, छोटे जीव्स। और फिर यही सारे साइंटिस्ट को समझ आया कि लाइफ जो होती है ना वो छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई होती है जिसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल किसने करी, एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक ने। और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह देखे थे उन्होंने। अब फिर थोड़ा और समय बढ़ा तो साइंटिस्ट आए मैथ्यू श्लीडन 1838 में। तो ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं। अब बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियसली ये प्लांट्स पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ इन्होंने पता लगाया कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो कंपोस्ट मतलब बनते हैं सेल से, और जो सेल रहती है ना वो टुगेदर मिक्स होकर टिश्यू बनाती है प्लांट्स का। और फिर उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल होती है ना वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट सेल का। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। उसके बाद थोड़े और समय बाद थियोडर श्वान करके एक साइंटिस्ट आए जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट है तो वो प्लांट सेल पे तो बात करेंगे नहीं, वो एनिमल सेल पे बात करेंगे। तो उन्होंने भी यही बताया कि एनिमल्स बने हुए होते हैं सेल से। और फिर उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल पे स्टडी करी और फिर पता लगाया कि सेल के बाहर की साइड थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर श्लीडन और श्वान ने प्रपोज करी सेल थ्योरी। लेकिन अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स बन कहाँ से रही है। तो अब हमारे आ जाते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855 में। अब इनने क्या किया कि श्लीडन श्वान के बने बनाए काम को थोड़ा और मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया। तो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कि जितनी भी सेल्स होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब जो पुरानी सेल्स होती है ना वही डिवाइड होकर नई सेल बनाती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही बने हुए होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। और अब इसी तरह श्लीडन, श्वान और विर्चो ने मिलकर सेल थ्योरी को फाइनल शेप दे दिया, जिसमें हमें क्लियर हो गया अब तक कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। सेल लाइफ की बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होती है और हर नया सेल पहले से मौजूद सेल से बनता है। और इसी तरह एक छोटे से कॉर्क के टुकड़े ने पूरी बायोलॉजी की दुनिया बदल दी। और यहाँ पर भी मैंने सेल का एक विजुअल डिवीजन दिखाने की कोशिश करी है कि सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम फाइनल सेल थ्योरी समझेंगे। मतलब इस स्टोरी में हमने समझ लिया, अब नोट्स में पढ़ते हैं। जो पुरानी सेल थ्योरी थी ना, मतलब जो श्लेडन और श्वान ने दी थी, वो थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई होती है। फिर उसके बाद और पता लगाया गया और मॉडर्न सेल थ्योरी आई आज के समय की, जिसमें थोड़े एडिशंस किए गए। और फिर बताया गया कि सेल के पास होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल्स के अंदर भी एनर्जी का फ्लो होता है। सारी सेल्स का सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है और जो सेल्स की एक्टिविटीज़ होती है ना वो जीन्स से रेगुलेट होती है जो कि डीएनए के अंदर होते हैं। उसके बाद ये याद रखने वाली चीज़ है कि एंटोन वॉन ल्यूएनहुक जो थे ना उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी और फिर आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है।
और न्यूक्लियस को डिस्कवर करना तो इम्पॉर्टेंट था ही, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ सेल है। उसी के अंदर डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, तो न्यूक्लियस के बिना तो सेल अधूरी है। अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल की। तो सेल्स का अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ होता है, डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पर। जैसे हमारी आरबीसी होती है वो बाइकनकेव शेप की होती है। नर्व सेल हमारी लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। मसल सेल हमारी स्पिंडल शेप की होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी नर्व सेल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। अलग अलग टाइप की सेल कैसी होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके नंबर के बेसिस पर। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। और वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल से बने हुए होते हैं, ढेर सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, जिनका एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड प्लांट्स। अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात करेंगे। तो हमारी दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को अब डिटेल में समझते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए कहा है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स की बात करेंगे। तो इनके पास ना न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियस की जगह पर। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बस माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये स्मॉलेस्ट होती है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल है। और इनका जो राइबोसोम है ना, वो स्मॉल रहते हैं, जिसकी यूनिट होती है 70S। एस मतलब सेवेंबर्ग यूनिट होती है ना, वो। और ये 2 सब यूनिट्स में डिवाइड रहता है 70S, जो कि है 50S और 30S। इसके ना इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुपरफिशियल समझ लो इसको। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल होती है, इसीलिए मल्टीप्लाई करती है मोर रैपिडली। और प्रोकैरियोट्स के भी अलग अलग शेप और साइज़ होते हैं, लाइक बेसिलाई रॉड लाइक, कॉकस जिसे स्फेरिकल बोलते हैं, विब्रियो कॉमा जैसा होता है, और स्पाइरिलम जो कि स्पाइरल जैसा होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना, वो होता है साइटोप्लाज्म। और प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो नेकेड होता है, मतलब खुला हुआ दिखता है, क्योंकि वो किसी एनवेलप के अंदर बंद नहीं होता है। और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, उनके स्मॉलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन इस टाइप की होती है, कवरिंग होती है सेल की, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स होती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, उसे बोला जाता है मीजोजोम्स। तो यहाँ पर भी यही बोला है कि हैव स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम्स, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड जाके इस तरह से शेप ले लेती है ना, अलग अलग, उसे बोला जाता है मीजोजोम्स। अब यहाँ पर हमारी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो चलो अब इसको समझते हैं हम। तो हमारी बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो कवरिंग है वो है हमारी सेल वॉल, है ना। और ये जो हमारी सेल वॉल है उसकी इनफोल्डिंग्स हो रही है, देखो ये ऑरेंज कलर में ये इनफोल्डिंग्स दिख रही है, वो है हमारी मीजोजोम्स।
उसके बाद अंदर एक पतली सी लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये डॉट डॉट बिखरे हुए हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वो है हमारे राइबोसोम्स। और क्योंकि हमारी बैक्टीरियल सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब एनवेलप नहीं है, तो हमारा जो प्लाज्मिड डीएनए है वो भी खुला हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, और हमारा जो क्रोमोसोम है वो भी हमें यहाँ पे बिखरा हुआ दिख रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण ये नेकेड है। उसके बाद सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो तैर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और बैक्टीरियल सेल के पास आउटर थिक कवरिंग रहती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, और ये ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होता है, हार्डर पार्ट होता है। मतलब इसे हम आगे थ्योरी में समझेंगे कैप्सूल को, मतलब सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ना, इन्हें हम आगे एक एक बार थ्योरी में समझेंगे। और उसके बाद जो मूवमेंट में हेल्प करता है ये जा रहा है हमारा फ्लैजेला। उसके बाद ना जो बैक्टीरियल सेल रहती है ना, उसके पास ऐसे बारीक बारीक पिलाए और फिमरे भी रहते हैं जो कि मूवमेंट में तो हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन वो रॉक्स से या फिर अदर बैक्टीरिया से जुड़ने का काम करते हैं। तो जो फिमरे होते हैं वो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे 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 ढेर सारे, और जो पिलाए होते हैं ना वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज की इमेज दी हुई है, तो इन इमेजेस से आपको और एग्जांपल्स और शेप क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारी जो बैक्टीरियल सेल है ना, उसका जो एनवेलप है जो सेल को कवर कर रहा है, वो बना हुआ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके पास 3 लेयर होती है। तो बैक्टीरियल सेल की सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद बीच में होती है हमारी सेल वॉल। उसके बाद सबसे अंदर की लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना, वो आउटर में मोस्ट लेयर होती है, और वो स्लाइम लेयर भी हो सकती है, मतलब ऐसे गिलगिली टाइप, और वो कैप्सुलेटेड ऐसे मतलब हार्ड लेयर भी हो सकती है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है उसका कंपोजिशन अलग अलग बैक्टीरिया के काम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी बीच वाली लेयर जो कि है सेल वॉल। ये बैक्टीरिया के शेप को मेंटेन करके रखती है और बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाती है। उसके बाद हम इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब वो डिसाइड करती है कि घर के अंदर क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और क्या बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ आपको आउटसाइड ऑफ सेल क्या क्या, मतलब आउटर लेयर्स ऑफ सेल क्या होती है वो पता चल गया होगा, मतलब एक कमरे की दीवार में क्या क्या लगा है वो सब आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के थोड़े अंदर। तो मैंने आपको बताया था मीजोजोम्स के बारे में। ये जो इनर लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी स्पेशल एक्सटेंशन को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। और ये जिस टाइप से अंदर की साइड एक्सटेंड हो रही है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। और मीजोजोम्स हमें हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डॉटर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो, अगर कोई भी ऐसी लेयर है, सिंपल है, और एक लेयर ऐसी है, तो बताओ सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, इस लेयर का या फिर इनफोल्डिंग वाली लेयर का। अब अगर इस वाली रस्सी इसे 2 धागों की तरह मान लो, इसे एक धागा मान लो और इस इनफोल्डिंग को दूसरा, तो जब इसको चौड़ा करेंगे, हम लंबा करेंगे, तो ये वाला धागा ज़्यादा बड़ा निकलेगा, मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इससे चीज़ें आके चिपक ज़्यादा ज़्यादा जगह पे सकती है। तो जो मीजोजोम्स होते हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है।
अब हम बात करेंगे फ्लैजिला की। ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल पर। ये हेल्प करता है मूवमेंट में, और ये बना हुआ होता है, मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है सेल वॉल से, उसे बोलते हैं बेसल बॉडी। उसके बीच में आता है हुक, और फिर जो निकला हुआ रहता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, वो होता है हमारा फिलामेंट। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर्स और होते हैं। एक होता है पिलाई, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप से। और दूसरा होता है फिम्ब्रे, जो कि ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, बहुत बारीक 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 होते हैं इनके आसपास, बैक्टीरियल सेल वगैरह, मतलब बहुत सारी सेल्स या बैक्टीरियाज के आसपास। और ये जो दोनों रहते हैं ना, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। मोटिलिटी में ये हेल्प नहीं करते हैं, मतलब मूवमेंट ये नहीं करवाते, बस ये अटैचमेंट करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स की। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसके अंदर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये 15 से 20 nm की साइज़ में होते हैं, नैनोमीटर की साइज़ में। और राइबोसोम की यूनिट होती है 70S, जो कि 2 सब यूनिट्स में डिवाइड रहते हैं, 50S एंड 30S। अब आ जाते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी रिजर्व मटेरियल होता है ना, वो इंक्लूजन बॉडी बनाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये फ्रीली मूव करती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, उसके अंदर गैस वैक्यूल होती है, जो कि इंक्लूजन बॉडी होती है। और यहीं पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल पूरा डिटेल में कवर कर लिया है विथ ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस। नाउ अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। और यूकैरियोटिक सेल्स होती है प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई और प्रोटोजोआ। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स के बारे में। तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। राइबोसोम इनके पास एटीएस होते हैं। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इनका ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल थी ना, सेम थी सारी, वैसे यूकैरियोटिक सेल्स हमारी आइडेंटिकल नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। अब यहाँ पर हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी थी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट्स, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। इंस्टा अकाउंट है मेडलब सक्सेस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस वगैरह के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।